चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सहायक जनन अंग के बारे में। तो सहायक जनन अंग को हमने बोला दोस्तों कि सहायक जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है सहायक नलिका और दूसरी है सहायक ग्रंथियाँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सहायक नलिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करें दोस्तों कि सबसे पहले देखें कि ये अभी तक हम लोगों ने बात किया था वृषण के बारे में। ये कुछ इस प्रकार से वृषण पाया जाता था और वृषण में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले वृषण में ये है पाली पाई जाती है और इस पाली के अंदर जो है एक नलिका पाई जाती थी जिसको बोलते थे शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका कहते थे। और इस शुक्र जनन नलिका के ठीक बाद एक और नलिका पाई जाती थी और उस नलिका का नाम हम लोग क्या देते थे, वृषण जालिका देते थे। और ये जो वृषण जालिका है, ये वृषण जालिका के ठीक बाद जो नलिका पाई जाती थी उस नलिका को हम लोग बोलते थे शुक्रवाहिका। तीनों नलिकाएं जो होती हैं, ये तीनों नलिकाएं वृषण के अंदर रहती हैं और जैसे ही वृषण के बाहर निकलते हैं, इस वृषण के ऊपर एक नलिका पाई जा रही है और इस नलिका का नाम क्या दिया जा रहा है, एपिडिडाइमिस दिया जा रहा है। अब जो एपिडिडाइमिस होता है ये अति कुंडलित नलिका होती है और ये जो अति कुंडलित नलिका होती है, इस अति कुंडलित नलिका बहुत ज़्यादा कुछ इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है वृषण के ऊपर कुंडलित रहती है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये एपिडिडाइमिस नलिका है, ये एपिडिडाइमिस नलिका क्या करता है, तो ये जो है हमने देखा था कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। अब ये जो शुक्राणु बन रहे हैं, ये शुक्राणु बाहर निकलते हैं और आकर के संचित होते हैं कहाँ पर, एपिडिडाइमिस में। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो एपिडिडाइमिस होता है यह शुक्राणुओं को जो है संचित करके रखता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एपिडिडाइमिस होता है, इस एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले एक ऊपर की तरफ दिखाई देगा, एक मध्य में, एक पश्चिम भाग में। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो एपिडिडाइमिस होता है उस एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि वो तीनों भाग का नाम क्या है। तो सबसे पहले भाग का नाम होगा कापुट और दूसरे भाग का नाम होगा कार्पस और तीसरे भाग का नाम होगा काउडा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अधिवृषण है, इन तीनों कापुट, कार्पस और काउडा, ये 3 भागों में पाए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग ट्रिक के रूप में अगर याद करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कैप कोका। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कैप कोका। कैप का मतलब कापुट और को का मतलब कार्पस और कोका का मतलब काउडा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो अधिवृषण है, ये वृषण के ऊपर, ये हम लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो वृषण के ऊपर अति कुंडलित ये नलिका दिखाई दे रही है, इसी नलिका को हम लोग अधिवृषण कहते हैं। अब अधिवृषण 3 भाग है। अब हम लोग जो अंतिम भाग है ये बात कर ले कि इस भाग से जो है एक और नलिका जुड़ी रहती है और ये नलिका जो है आरोहित रूप में, ये देख पा रहे हैं कि आरोहित रूप में जो है जा करके मूत्राशय के ऊपर जाती है। तो बोल सकते हैं कि जो दूसरी नलिका होगी उस दूसरी नलिका का नाम होगा शुक्र वाहिनी होगा। कौन सी नलिका होगी दोस्तों, शुक्र वाहिनी होगी। और ये जो शुक्रवाहिनी होती है, इस शुक्रवाहिनी को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस कहते हैं। और ये जो वास डिफरेंस है, इस वास डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वास डिफरेंस होता है ये आरोहित रूप में होता है। कैसे रूप में होता है दोस्तों, आरोहित रूप में होता है, क्योंकि ये सीधे जो है उदर गुहा के ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं कि आरोहित रूप में होता है। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है।
अब ये करता क्या है, तो ये जो है दोस्तों शुक्राणु को जो है ये तरंग रूप में गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो शुक्रवाहिनी है ये आरोहित रूप में पाई जा रही है। आरोहित रूप में क्यों पाई जा रही है, क्योंकि ये उधर गुहा के ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए इसे आरोहित रूप में कहा जाता है। लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। ये क्या करता है, शुक्राणु को तरंग रूप में क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये कुछ इस प्रकार से आगे से जा करके अब ये कहाँ जा कर के मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मूत्राशय के ऊपर। अब जो मूत्राशय के ऊपर के ठीक बाद की जो नलिका होगी उस नलिका को हम लोग स्खलन नलिका बोल सकते हैं। तो अगली नलिका कौन सी होगी दोस्तों, स्खलन नलिका होगी। कौन सी नलिका होगी, स्खलन नलिका होगी, स्खलन नलिका होगी। स्खलन नलिका के ठीक बाद जो नलिका होगी उस नलिका का नाम क्या दिया जाएगा दोस्तों, मूत्र मार्ग दिया जाएगा। कौन सी नलिका होगी, मूत्र मार्ग होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सहायक जनन नलिकाएँ जो होती हैं, वे सहायक जनन नलिकाओं में सबसे पहले अधिवृषण, अधिवृषण जो होता था वो वृषण के ऊपर अतिकुंडलित था। उसके बाद कौन, शुक्रवाहिनी जो आरोहित रूप में पाई जा रही थी। उसके बाद दोस्तों कौन, स्खलन नलिका, ये जो नलिका दिखाई देगी इस नलिका को स्खलन नलिका। उसके बाद ये जो नलिका दिखाई देगी इसको हम लोग कौन सी नलिका बोलेंगे दोस्तों, मूत्र मार्ग बोलेंगे। दोस्तों अगला हम लोग बात करने वाले हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में। तो जब हम लोग सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं, जो मानव में सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, मुख्य 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वे तीनों ग्रंथियाँ कौन सी हैं और उनका कार्य क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, सबसे पहली होती है शुक्राशय होती है दोस्तों। और शुक्राशय को हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। अब सेमिनल वेसिकल के ठीक बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेमिनल वेसिकल के ठीक बाद की बात कर लेते हैं। तो दूसरी ग्रंथि जो होगी दोस्तों, दूसरी ग्रंथि का नाम होगा कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि होगी। और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद कौन सी ग्रंथि होगी दोस्तों, काउपर ग्रंथि होगी। आइए हम लोग एक एक ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे सेमिनल वेसिकल के बारे में कि सेमिनल वेसिकल क्या होता है और ये कहाँ और किस प्रकार से पाया जाता है। जो शुक्राशय ग्रंथि होती है, इस शुक्राशय ग्रंथि से जो है कुछ पदार्थ स्रावित होंगे और वो पदार्थ जो है शुक्राणु के लिए सहायता करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कैसे। बात कर लें दोस्तों कि सबसे पहले इसका जो कोड होता है वो होता है 212 है। 212 का मतलब होता है दोस्तों कि जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। काउपर ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो सेमिनल वेसिकल होती है ये मूत्राशय के दोनों तरफ उपस्थित होती है। हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों चित्र में कि जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय के इस तरफ भी देख पा रहेंगे और इस तरफ, दोनों तरफ देख पा रहेंगे क्या पाया जा रहा है, सेमिनल वेसिकल पाया जा रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसकी संख्या है 2 और ये कहाँ पाई जा रही है, शुक्राशय की मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पाई जा रही है। अब ये करता क्या है, ये दोस्तों वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। किसका भाग बनाता है दोस्तों, जो वीर्य होगा, वीर्य का 60 से 70% भाग कौन बनाता है, शुक्राशय बनाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो शुक्राशय होता है इससे कुछ जो है ईंधन के रूप में, ईंधन मतलब जो पोषक पदार्थ होगा, पोषक पदार्थ के रूप में जैसे बात करते हैं फ्रैक्टोस, ये स्रावित होता है जो शुक्राणु को क्या देता है दोस्तों, पोषण प्रदान करता है। अगला हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। तो इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसकी संख्या
एक होती है। बात कर ले दोस्तों आगे इसके बारे में कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ये वीर्य का 30% भाग बनाता है। बात कर लेते हैं कि इससे जो है किससे, शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि से जो है एक दुधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। और ये दुधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ जो होता है शुक्राणु को तैरने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, शुक्राणुओं को क्या करने का, तैरने में सहायता प्रदान करता है। अगली ग्रंथि की हम लोग बात कर लेते हैं। अगली ग्रंथि क्या है, काउपर। काउपर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, काउपर की संख्या 2 होती है। ये क्या करता है, मैथुन की क्रिया के समय, किस क्रिया में दोस्तों, मैथुन की क्रिया में स्नेह प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये तीनों ग्रंथियाँ क्या क्या कार्य करती हैं। अब हम लोग बात करें दोस्तों कि ये जो तीनों ग्रंथियाँ हैं, इन तीनों ग्रंथियों से जो तरल पदार्थ निकलता है, क्या निकलेगा दोस्तों, तरल पदार्थ निकलता है तीनों ग्रंथियों से। इन तीनों ग्रंथियों से जो भी तरल पदार्थ निकलेगा उस तरल पदार्थ को हम लोग कह सकते हैं सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। किससे किससे, जो शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, काउपर ग्रंथि है, इन तीनों ग्रंथियों से जो भी तरल पदार्थ निकलता है उस तरल पदार्थ का नाम तो सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा प्रोस्टेट ग्रंथियों के बारे में, शुक्राशय के बारे में और काउपर ग्रंथि के बारे में बात। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सहायक ग्रंथियों और सहायक नलिकाओं के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इतने के दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग आज का डीपीपी देख लेते हैं। तो आज का सबसे पहला डीपीपी है, सबसे पहला डीपीपी होगा दोस्तों, सबसे पहला डीपीपी है कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को तैरने में कौन सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न सहायता करता है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु कहाँ संचित होता है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है, अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शुक्राशय की संख्या, शुक्राशय की संख्या कितनी होती है। लास्ट प्रश्न, बिल्कुल लास्ट प्रश्न हमारा ये है कि जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।